जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साइंस की महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। बात करें तो इससे पहले हमने साइंस के कुछ जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 यानी 2 पार्ट के माध्यम से डिस्कशन कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि इससे पहले लगभग 19 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने काफ़ी डिटेल में कर लिया है। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो शुरुआत करते हैं आज के इस डिस्कशन को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। यानी मानव मलेरिया का ये जो मानव में जो मलेरिया होता है और उसके परजीवी को किसने सर्वप्रथम खोजा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर बात करें तो हो जाएगा रोनाल्ड रॉस की हो जाएगा। वहीं से आप अगर बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पूछता है कि चेचक का टीका किसने खोजा था, बीसीजी का टीका किसने खोजा था, वहीं पोलियो का टीका, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो कि आपको एग्जामों में देखने को मिले थे। तो वह एक क्रम किस से हम लोग इसको लिख लेते हैं। आप नोट्स बना लीजिएगा जिससे कि अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको पकड़ पाइएगा। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले यही पूछता है कि मलेरिया का परजीवी किसने खोजा था, तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। इस चीज़ को आप जगह नोट कर लिए। अब वहीं आपसे सबसे पहले पूछता है कि हैजा, कुछ टीका से संबंधित जो फैक्ट है उनको नोट कर लीजिएगा। जैसे हैजा का टीका किसने खोजा था, तो हैजा का टीका की खोज अगर बात करें तो किया था रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। यानी रॉबर्ट कोच ने जो कि हैजा का टीका की खोज किया था। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए। वहीं अगर बात करें कि चेचक का टीका किसने खोजा था, ये भी आपको क्वेश्चन, क्योंकि टीका से संबंधित कई बार आपको क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलेंगे। चेचक के टीका, तो अगर चेचक के टीका की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर महोदय ने खोजा था। अगर वहीं बात करें, आपसे फिर पूछता है कि बीसीजी का टीका किसने खोजा था, बीसीजी का टीका किसने खोजा था, तो बीसीजी के टीका की अगर बात करें तो बीसीजी का टीका यूरिन कॉमेट ने खोजा। किसने खोजा था, तो यूरिन कॉमेट ने खोजा था। तो एक ही जगह इन सबको नीचे लिख लीजिएगा। हैजा का टीका रॉबर्ट कोच, वहीं अगर बात करें चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। अगर बात है बीसीजी का, तो यूरिन कॉमेट ने किया था। अगर बात करें एक और टीका जो कि आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिलेगा, तो पोलियो का टीका किसने खोजा था। यहाँ से भी आपको एग्जामों में कुछ देखने को, पोलियो का टीका की अगर बात करें तो पोलियो के टीका के बारे में तो जॉन सॉक ने खोजा था। जॉन, नोट कर लीजिएगा एक ही जगह इन सबको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप जॉन सॉल्क ने खोजा था। बात करें कि जैसे कि हैजा का टीका रॉबर्ट कोच, चेचक का टीका अगर बात करें एडवर्ड जेनर, बीसीजी का यूरिन कॉमेट, पोलियो का टीका जॉन सॉक। तो यानी जितने भी टीका लगभग खोजे गए हैं तो उन सभी को एक जगह कंपाइल करके आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ से जब क्वेश्चन बनता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो एक जगह इनको नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें वहीं कुछ और प्रमुख खोजों के बारे में, तो जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग जो भी डिस्कशन करते हैं वो डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उस संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी अगर बात करें कि विकल्प आते हैं, उन सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर वहीं बात करें कि हम जैसे कि देख रहे हैं कि लुई पास्चर, तो लुई पास्चर ने क्या क्या खोजा था, तो वो भी आप एक जगह नोट कर लीजिए। तो जो रेबीज का टीका था, रेबीज का टीका, 5 टीके हो गए। 5 टीकों को आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। रेबीज का टीका, तो रेबीज का जो टीका था तो लुई पास्चर ने खोजा था। अगर बात करें इनके द्वारा और क्या खोजा गया था, तो इनके द्वारा जो खोजा पाश्चीकरण यानी किण्वन की प्रक्रिया भी खोजी गई थी। तो किण्वन की प्रक्रिया लुई पास्चर के द्वारा खोजी गई थी। अगर इस उत्तर की बात करें तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। यानी अब हम थोड़ा सा और भी डिस्कशन कर लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट। जैसे पूछ लेता है कि टीबी के कीटाणु को किसने खोजा था। जैसे ये पूछा कि मलेरिया के जीवाणुओं को किसने खोजा था, परजीवी को किसने खोजा, तो टीबी के किसने खोजा। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन जो कि देखने को आपको मिलते हैं। तो बात करें जैसे टीबी के, यानी टीबी के जीवाणु को किसने खोजा था, तो टीबी के जो कीटाणु को खोज किया था वो रॉबर्ट कोच ने ही किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। अगर बात करें कि जैसे कुछ और पूछ लेता, टाइफाइड का कीटाणु किसने खोजा था, टाइफाइड, क्योंकि एक जगह
डिस्कशन करने का मतलब यही होता है कि सारे फैक्ट एक जगह हो जाए, साथ ही साथ कभी भी हम भविष्य में रिवीजन करें या एग्ज़ाम से पहले 1 मिनट में या 1 से 2 मिनट में अगर चीज़ें एक जगह में इकट्ठा रहीं तो हम तुरंत उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो एक ही जगह सारी चीज़ें नोट करते जाइए आप। यकीन मानिए कि ये डिस्कशन आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यदि आप इसकी एक नोट्स बना लेंगे और नोट्स बनाकर अगर इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लिए तो भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे एग्ज़ामों में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने, जैसे कि टाइफाइड का जो कीटाणु की खोज किसने की थी, तो ईवर्थ महोदय ने की थी। किसने की थी, तो ईवर्थ महोदय ने की थी। इस चीज़ को लिख लीजिए आप। टीबी के कीटाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच, जैसे कि मलेरिया की परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस, टाइफाइड के ईवर्थ। तो जैसे अब एक जगह से चीज़ें हो जाती हैं हमारे पास, तो हम क्या होता है कि कभी भी रिवीजन करने में हमें आसानी होती है और परेशानी नहीं होती है कि हम बार बार चीज़ों को ढूंढें। तो इन चीज़ों को सब जगह आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जैसे कि नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 ट्रिपनोसोमोनासिस रोग वाहक है, यानी ट्रिपनोसोमोनासिस वो किसकी वाहक है। तो बात करें तो इस प्रश्न का जो तो सही उत्तर होता है वो हो जाएगा सीसी फ्लाई मक्खी, यानी सीसी फ्लाई मक्खी का वाहक है, या कहें सीसा मक्खी का वाहक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख बीमारियों को। सबसे पहले ये देखते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को ये बीमारियाँ याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे कि जैसे कि जितनी भी प्रोटोजोनल बीमारी है, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, जितनी भी वायरल डिजीज़ है, जितनी फंगल डिजीज, हालांकि हमने इनका सेपरेटेड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दीजिए, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन जो कि अब यहाँ पे आया है, जितना भी प्रोटोजोनल बीमारी आई है, क्योंकि यहाँ से लेके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोटोजोनल बीमारी है, यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों से संबंधित है। तो हम क्या करते हैं कि एक ही जगह सभी जितनी प्रोटोजोनल बीमारी कहें या जितनी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट बना करके उनको पढ़ लेते हैं, जिससे कि जो आगे के क्वेश्चन हमें आसानी हो जाए। आप भी इस नोट्स बना लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा राइटिंग समझने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो वो कंटेंट आपको मिल जाएगा कि आप पूरे यूट्यूब में छान लीजिए, देख लीजिए, आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। तब आकर देखिएगा। हम ये नहीं कहते कि आप अभी देखिए, लेकिन जब भी देखिए तो ईमानदारी के साथ मेहनत करके के इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि आपके निकट भविष्य में कभी भी एग्ज़ाम में बैठे तो यहाँ से संबंधित आपको परेशानी ना हो। तो अब बात करते हैं जैसे कि हम फैक्ट के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं रोग, एक चूँकि हम लिस्ट बना लेते हैं रोग, हम कुछ ऐसा एक फॉर्मेट आपको बना देते हैं, आप उस चीज़ को समझ करके लिख लीजिएगा। दूसरा में लिख लीजिए कि आप लोग पैथोजन, यानी किस पैथोजन की वजह से होता है, तो आप उसको भी लीजिए पैथोजन। तीसरा जो कि लिख लीजिएगा वेक्टर, यानी वाहक, किस वाहक की वजह से होता है, तो यानी कि 3 कॉलम आप एक सारणी बना लीजिएगा। पहले कॉलम में जो लिखिएगा, जैसे कि पहले जो बीमारी हम लोग लिख लेते हैं मलेरिया, ये फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। हालांकि हम, क्योंकि सारी बीमारियां एक ही स्लाइड पे नहीं लिखी जा सकती हैं, तो आप एक फॉर्मेट सिर्फ 3 चीज़ बना लीजिए। चौथा आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं रिमार्क, यानी कि उससे संबंधित कुछ और फैक्ट, वो भी हम बताते जाएंगे, आप लिख सकते हैं। तो जैसे पहली बीमारी मलेरिया हो गया, किसके दौर पर होती है, तो मलेरिया जो होती है प्लाज्मोडियम के कारण होती है। प्लाज्मोडियम के कारण होती है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। वही बात कर ले तो किसकी वजह से हुई, वाहक क्या होती है, तो फीमेल अगर बात करें एनाफिलीज, या बात करें एनाफिलीज, फीमेल मादा एनाफिलीज के कारण होती है। अगर बात करें इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में कि यहाँ क्या कमी हो जाती है, तो इसमें हाई फीवर हो जाता है, आरबीसी की कमी हो जाती है। यानी चौथा जो आप रिमार्क बनाएंगे या कुछ विशेष आप लिख लीजिए चौथा कॉलम, यानी इस फॉर्मेट को बना लीजिएगा। पहले में रोग, दूसरा में पैथोजन लिख लीजिएगा, तीसरा में आप लोग वाहक या वेक्टर लिख लीजिएगा, चौथा में विशेष। तो जैसे पहले बीमारी मलेरिया हो गई, किसकी वजह से होते हैं, तो प्लाज्मोडियम। कौन सा प्लाज्मोडियम, तो आप ये भी लिख सकते हैं प्लासीफेरम, जो कि प्लाज्मोडियम उसकी वजह से होती है। तीसरा में वाहक लिख लीजिए, किसकी वजह से, तो मादा एनाफिलीज की वजह से होता है। और विशेष में लिखना चाहें तो हाई फीवर की वजह से होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है।
तीसरा होता है हेडेक हो जाता है। तो ये 3 प्रमुख एक बीमारी से संबंधित आप लोग लिख लीजिएगा। वहीं बात करें अब दूसरी बीमारी के बारे में, फॉर्मेट यही रहेगा, आप सिर्फ हम लिखते जाएंगे, आप उसको अगर नोट करना चाहें तो उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे निद्रा रोग, दूसरी जो बीमारी है निद्रा रोग। अगर बात करें तो निद्रा रोग फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि पेन से लिख नहीं पाते हैं, यानी जो पेन है उस पेन से हम सही से लिख नहीं पाते, तो समझने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही, लेकिन जब ओरली चीज़ें बोल देते हैं आप उसको अगर समझ के लिख लीजिएगा तो आपके पास एक बेहतरीन नोट्स हो जाएगा। आप यकीन मानिए कि यूट्यूब पे ऐसा नोट्स आपको नहीं मिलेगा। तो अब दूसरी बीमारी हमारी अगर बात करें, हम अब टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि अगर वैसे बात करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो खिंच जाता है। तो जैसे कि दूसरी बीमारी है निद्रा रोग, किसकी वजह से तो ट्रिपनोसोमोना ट्रिपनोसोमेना की वजह के कारण होता है, यानी पैथोजन जो है क्या है तो ट्रिपनोसोमेना है। अगर इसकी बात करें कि वेक्टर के बारे में बात करें तो आप उस कॉलम पे लिख लीजिएगा कि जो भी इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई मक्खी, जो कि अभी हमने देखा था। तो सीसी फ्लाई मक्खी यानी सीसी फ्लाई मक्खी के कारण होता है। अगर बात करें इससे संबंधित कुछ विशेष आप लिखना चाहे तो फीवर हो जाता है, फीवर स्लीपिंग हो जाता है। वहीं बात करें स्लीप इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इससे संबंधित हो जाती हैं। निद्रा रोग बात करें कि ट्रिपनोसोमोना, बात करें इसका वाहक सीसी फ्लाई मक्खी। नेक्स्ट बीमारी की बात करें तो नेक्स्ट बीमारी जो कि है आपका हाथी पाँव हो जाती है, यानी प्रोटोजोनल जो तीसरी बीमारी है वो क्या होती है तो आप देखेंगे कि हाथी पाँव हो जाती है। हाथी पाँव यानी हाथी पाँव जो कि तीसरी बीमारी प्रोटोजोआ से होने वाली है। बात करें किसके कारण होती है तो बुचेरिया ब्रोनकाप्टी, यानी बुचेरिया ब्रोनकाफ्टी की कारण होती है। अगर बात करें इसका जो वाहक क्या होता है तो फीमेल, ये आपको क्वेश्चन आगे देखने को सारे मिलेंगे। तो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। क्यूलेक्स मस्कीटो कहें या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। तो तीसरी बीमारी हाथी पाँव, पैथोजन बुचेरिया ब्रोनकाप्टी। वाहक की बात करें तो फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो या मच्छर। लक्षण की बात करें तो लक्षण इसमें पाँव में सूजन हो जाती है, शरीर में जलन हो जाती है। तो ये आप विशेष में लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं चौथी जो कि प्रोटोजोनोवल बीमारी है तो काला आजार हो जाता है। काला आजार बात करें इसका, अगर पैथोजन की बात करें तो लेशमानिया डोनोवानी आप लिख सकते हैं। लेशमानिया डोनोवानी। फ्रेंड्स आप नोट्स बना लीजिए इसका, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है। आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना, यदि प्रोटोजोनल डिजीज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपसे गलत नहीं होंगे, 100-2 बार बस इसका रिवीजन कर लीजिए, वरना ऐसा आपको हज़ारों रुपए देने के बाद भी ऐसा नोट्स और ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को मानिए। तो अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक में। तो जैसे काला जार इस किसकी पैथोजन के लुसमनिया डोनोवानी की वजह से होता है। डोनोवानी आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा। वहीं बात करें वाहक की बात करें तो वाहक इसका क्या है तो इसका वाहक जो होता है सैंड फ्लाई, यानी सैंड फ्लाई मक्खी के कारण होता है। अगर बात करें इसमें कुछ विशेष लक्षणों के बारे में तो लार्गेस्ट यानी जो इसकी बड़ी आंत होती है मनुष्य की, उसमें इफेक्ट होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वो कौन सी प्रोटोजोनल बीमारी है जिसमें बड़ी आंत इफेक्ट करती है, प्रभावित होती है। तो आप बताइएगा कि काला आजार है। किसकी वजह से होता है? लेशमैनिया डोनोवानी की वजह से होता है। वाहक क्या है? सैंड फ्लाई मक्खी है। अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख बीमारियों के बारे में। जैसे अमीबियासिस बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। हाउस प्लाग अमीबियासिस, यानी बात करें अमामोबियासिस। फ्रेंड्स आप लोग बस एक नोट्स बनाते जाइएगा जिससे कि आप कभी भी यहाँ से अमीबियासिस बात करें कि इसके बाद इसकी बीमारी कौन सी पैथोजन किसके हैं, एंट अमीबा हिस्टोलाइका, एंटा मोबो यानी एंट अमोबो हिस्टोलाइका
अमीबियोसिस जो होता है एंटोमोबे हिस्टोलाई का पैथोजन के कारण होता है। वाहक की बात करें तो वाहक जो कि आप बात करें कि वेक्टर, तो वेक्टर जो कि होता है कौन सा होता है, तो घरेलू मक्खी जो कि होती है एंटोमोबी का वाहक होती है। इसमें क्या होता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है। वहीं इससे संबंधित क्या होता और होता तो यानी लोअर फेसेस ब्लड, यानी ब्लड में थोड़ा सा जो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स भी, यानी कि इससे प्रभावी के जो लक्षण हैं जो कि ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड इन्फेक्शन, साथ ही साथ इसमें क्या होगा, तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाती है। अब आप बात करते हैं जो कि पांचवी बीमारी है, तो डायरिया। आप ये भी देखते हैं, सबसे पहले तो यही पूछता है कि डायरिया किस प्रकार की बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, प्रोटोजोनल बीमारी है, या फंगल बीमारी है, या फिर वायरस। तो आप बताइएगा कि प्रोटोजोनल बीमारी है। बात करें कि किसके कारण होती है, तो ये भी आप बात करें तो इसमें होता क्या है, तो वोमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन, कुछ ऐसे प्रमुख हो जाते हैं। वहीं बात करें जो नेक्स्ट बीमारी की बारे तो एक पायरिया होती है, पायरिया बीमारी। पायरिया ये भी प्रोटोजोनल बीमारी है, ये भी है। अगर बात करें किसकी, इसका जो पैथोजन है तो क्या है, एंटामीबा जिंजीबिटिस, यानी जिंजीबिटिस के कारण होता है। किसके कारण होता है, एंटामीबा जिंजीबिटिस। आप इस चीज़ को लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग फंसेंगे। इस वजह से हम बार बार इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पायरिया जो होती है वो किसके कारण होता है, तो अमीबा जिंजीबिटिस, यानी जिंजीबिटिस बीमारी यानी पैथोजन से होती है। इसमें क्या होता है, तो मसूड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। वही शायद मसूड़ों से जो कि इंटरनली ब्लड, यानी मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी को आपको एक जगह कंपाइल हो गया होगा। आप अपनी भाषा में, अपने राइटिंग में इसको नोट्स बना लीजिएगा। जब भी कभी एग्जाम में बैठिएगा तो 1 मिनट में सारे रिवीजन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। अगर बात करें कुछ नया अगला क्वेश्चन के बारे में, तो जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, तो किस में हमला करता है, तो इस प्रश्न का अगर आप बात करें तो श्वेत रुधिर कणिकाओं पे हमला करता है। किस में करता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में। वहीं एलिफेंटिएसिस फैलता है, अभी हमने बताया था, एलिफेंटिएसिस कहें या हाथी पाँव कहें, कि किसके इसका जो वाहक था तो कौन था, तो एलिफेंटिएसिस का जो वाहक हमने बताया था कि क्यूलेक्स मच्छर था। कौन था, क्यूलेक्स मच्छर था। वहीं हमने सैंड फ्लाई बताया था कि कालाजार का जो था वो सैंड फ्लाई वाहक था। इस चीज़ को आप इसीलिए हमने नोट्स करा दिया है, ताकि आप जब भी अब रिवीजन करें या जब भी क्वेश्चन बनाएं तो आप एकदम सारे क्वेश्चन को पकड़ पाएँ। तो जैसे सैंड फ्लाई, कालाजार, क्यूलेक्स मच्छर जो कि एलिफेंटिएसिस या हाथी पाँव का था। अगर बात करें घरेलू मक्खी को भी हमने बताया था कि घरेलू मक्खी का जो था वो क्या था, तो हमने बताया था कि जो अमेबिएसिस होता है, यानी अमेबिएसिस होता है वो, यानी डायरिया जो होता है वो घरेलू मक्खी की वजह से होता है। अगर बात करें वहीं फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई के बारे में भी हमने बताया था। तो आप इन सब को आई होप कि पकड़ पा रहे होंगे क्वेश्चन में। अब बात करें जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है, तो कालाजार हमने बताया था कि जो कालाजार फैला तो सैंड फ्लाई से। अब एकदम से क्वेश्चन आप सभी बना रहे होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, तो अगर बात करें राइबोसोम्स के बारे में, तो राइबोसोम्स जो बने होते हैं वो आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आपसे पूछता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज जो की थी तो आप बताएंगे कि फिशर महोदय ने की थी। वहीं अगर पूछ ले कि डीएनए का कुंडली मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का जो कुंडली मॉडल दिया था वो स्लाइडन तथा स्वान ने दिया था। साथ ही साथ सिद्धांत की बात करें डीएनए के सिद्धांत, तो स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। अगर कुंडली पूछ ले तो स्लाइडन एंड स्वान। अगर खोज के बारे में पूछ ले तो आप बताइएगा कि फिशर महोदय ने की थी। तो आप यहाँ भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सिरका
की बात करें, विनेगर का खट्टापन किसके कारण होता है, तो विनेगर का जो खट्टापन की अगर बात करें तो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। अब वही बात कर रहे हैं कुछ प्रमुख अम्ल तथा उनसे संबंधित कई बार एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करें, खट्टा आम सबसे पहले तो इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, इमली। एक जगह नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको टीआरई एग्जाम की बात करें, बिहार दरोगा की बात करें, बीपीएससी की बात करें या फिर यूपी पीसीएस, रेलवे, कहीं भी हर जगह यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन की महत्ता को हम ना समझ करके हम उसको छोड़ देते हैं और जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कई बार गलती होती है। तो अब बात करते हैं जैसे कि इमली हो गया, अंगूर हो गया, ये कुछ जो कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वहीं पर पाया जाता कच्चा आम में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में, अंगूर में और कच्चा आम में। अगर आपसे पूछ लिया कि ऑक्जेलिक अम्ल किन में पाया जाता है, कई बार आपने एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा, कई बार पूछता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किन में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पहला पाया जाता है टमाटर। आपने देखा होगा, कई बार यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। साथ ही साथ पालक। तीसरा जो बात करें तो धनिया। पांचवा जो बात करें तो आपको देखने को मिलेगा पुदीना, चौथा बात करें तो पुदीना। इनमें आपको क्या मिलता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर, पालक, धनिया, पुदीना, इन सब में क्या मिलता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए ये कई बार आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। इसको एक जगह नोट कर लीजिए, रिविज़न करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर होता है, तो आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित स्थान में जो होता है वो यूरेसिल होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के कारण कि जेंथोफिल है, तो जेंथोफिल किस रंग का होता है, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जेंथोफिल पीले रंग का होता है। अगर बात करें हम फ्रेंड्स, एक ही जगह कुछ प्रमुख सारे रंगों को भी लिख लेते हैं। भले ही हम कहते हैं कि हम 5 क्वेश्चन करें, आपको लगता होगा कि हम 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पकड़ेंगे क्वेश्चनों को तो कई 100 डिस्कशन हमने लगभग अगर 30 क्वेश्चन कर चुके हों, 29 क्वेश्चन, तो आप ये मानिए कि 280 से 290 क्वेश्चन आप टच कर चुके हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे हम 10-10 फैक्ट दे देते हैं। तो अब बात करते हैं जैसे जेंथोफिल, तो सबसे पहले पूछता है दूध का पीला रंग। अगर पीला रंग की बात आई है तो यहीं से शुरू करते हैं। तो दूध का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, तो दूध का पीला रंग कैरोसिन के कारण होता है। ये भी पूछता है कैराटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो कैराटीन के कारण होता है। वहीं दूध के प्रोटीन की पूछता है या सफ़ेद रंग पूछता है दूध का, तो आप बताइएगा कि केसिन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसिन प्रोटीन। दूध का पीला रंग केराटीन के कारण, दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण, दूध की प्रोटीन केसिन। अब आपसे पूछता है, आप एक ही जगह सब लिखते जाइएगा, इतना लिखा देंगे कि आप शायद ढूंढेंगे तो पूरे यूट्यूब में आपको इतना फैक्ट नहीं मिलेगा। अगर बात करते हैं अब जैसे सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, आप एग्जाम अगर देते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। साइनिन के कारण होता है। साइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। वहीं बात करें खून का लाल रंग किसके कारण होता है, खून का लाल रंग, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, आप बताइएगा नोट कमेंट के माध्यम से कि पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, फ्रेंड्स आप लिखते बस जाइए। तो कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरिकाजेंथिन पिगमेंट के कारण, जेंथिन पिगमेंट के कारण होता है। बात करें पिगमेंट के कारण होता है। आप इस चीज़ को एक जगह नोट कर लीजिएगा। और बात पूछे तो आप बताइएगा हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो हल्दी का पीला रंग, अगर पीला रंग की बात आई है तो जितने भी हैं, तो कुकुर मीन के कारण होता है। कुकुर मीन से होता है। साथ ही साथ बताइएगा आंवले का कसैलापन किसके कारण होता है। आंवले का कसैलापन
पन किसके कारण होता है? तो आप बताइएगा कि टैनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? टैनिन के कारण होता है। अगर आप बताइएगा प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? प्याज का पीला रंग। पूरा ऑपरेशन कर देंगे इस प्रश्न का। सिर्फ आप लोग क्या करते हैं कि जब भी वीडियो लंबा हो जाता तो आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता। आप लोग फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। आपका सिर्फ एक लाइक हम इतना मोटिवेशन करता है कि जिससे कि हम और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ साथ और भी डिटेल में डिस्कशन के साथ साथ, हालांकि आप पूरे यूट्यूब में खोज लीजिए, इतना डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, यकीन मानिए। तो प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? क्योरसेटिन के कारण होता है। क्योरसेटिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्याज में। साथ ही साथ पूछता है गंध किसके कारण होता है? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। वहीं बात करें प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, ये भी पूछता है आपका। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। जामुन का जामुनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। बैगन का बैगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो अगर और आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि चाय का रंग किसके कारण होता है, यानी चाय का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये भी टैनिन के कारण होता है। टैनिन के कारण होता है। यानी और बताइए कॉफ़ी का जो रंग होता है किसके कारण? तो कॉफ़ीन के कारण होता है। इन सभी को आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। यकीनन आपके पास एक महत्वपूर्ण नोट्स के साथ साथ एक अच्छा कंपाइलेशन तैयार हो जाएगा। अब हम लोग वन लाइनर फॉर्म में कुछ डिस्कशन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है। तो प्रकाश अवशोषण और जल में अपघटन ये कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य है। अगर बात करें कौन सा पदार्थ शोषण तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है, तो साइट्रोक्रोम जो कि प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण में कार्य करता है। बात करें केसर प्राप्त होती है, तो क्रोकस पादप की वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं, तो एक कोशिका में जो सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन है। वहीं बात करें शरीर में जो सर्वाधिक पाए जाने वाले की बात करें तो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में जल, दूसरा जो पाया जाता है प्रोटीन, तीसरा ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी फ्रेंड्स, यकीन मानिए। जो आपको लगता है कि आप हल्के में लेकर के वीडियो को स्किप कर जाते हैं, आप सिर्फ मानते हैं कि रेटिंग की वजह से आप कुछ चीज़ें नहीं लिख पाएंगे। ओरली अगर हम बोल के आप समझ रहे हैं, अगर नोट्स कर रहे होंगे तो आपके पास एक बेहतरीन नोट्स होगी। साथ ही साथ तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर जल, दूसरे प्रोटीन, तीसरे पे वसा, चौथे पर क्या होगी? तो कार्बोहाइड्रेट होगी। कार्बोहाइड्रेट हो जाएगी, चौथे हो जाएगी। वहीं अगर आपसे पूछता है कि कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में शरीर में पाया जाता है, तो जो पाया जाता है O2, फिर पाया जाता है कार्बन, तीसरे नंबर पाया जाता है हाइड्रोजन, चौथे नंबर पे जो पाया जाता है नाइट्रोजन, फिर पाँचवें नंबर पर कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर तत्व की पूछे तो सर्वाधिक मात्रा में O2 पाई जाती है, फिर पाए जाते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न को भी आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, प्रोटीन हो जाएगा। 50 क्वेश्चन तक आज डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। तो यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर प्याज को छीलने या काटने पर आँखों में प्रभुत्व मात्रा में आँखों के कारण किसके कारण होते हैं? तो प्याज में जो उपस्थित क्या होता है कि विद्यमान गंधक यानी जो सल्फर गंध पाया जाता है उसकी वजह से होता है। बात करें वहीं पैरासीटामोल के बारे में, तो पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, शरीर में दर्द निवारण के रूप में लाया जाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नष्ट करता है? तो HCl नष्ट करता है, जो कि कहाँ से? अग्नाशय से स्रावित होता है। बात करें वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता, तो हीमोफीलिया है। वहीं आपसे पूछता है कि कौन कौन सी बीमारी जो कि आनुवंशिक बीमारी है, तो हीमोफीलिया, वर्णांतता, थैलेसीमिया, ये कुछ प्रमुख बीमारी हैं जो कि आनुवंशिक बीमारी या सेक्स लिंक्ड बीमारी कहलाती हैं। अब बात करें जैसे एपिडर्मिस रोग संबंधित है तो त्वचा से संबंधित होता है। टिटेनस को किस नाम से जाना जाता है? तो लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, BCG टीके
किस रोग में विरोध में लगाए जाते हैं? तो BCG जो टीका जो विरोध में लगाया जाता है आपको देखने को मिलता होगा, वो किस में मिलेगा? तो ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलेगा। हमने बताया था कि BCG का टीका किसने खोजा था, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, 1 ग्राम वसा होती है तो 9.3 किलो कैलोरी के बराबर होती है। अगर बात करें मछली का लीवर भरपूर होता है तो विटामिन डी से भरपूर होता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को भोजन जो गर्भनाल से या आपका प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस मिल जाता है तो दूध से मिलता है। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो मानव शरीर को किस अंग से हड्डियाँ सर्वाधिक होती हैं? तो मानव शरीर में जो हड्डियाँ सर्वाधिक होती हैं वो होती हैं, अगर बात करें तो कशेरुकी में होती हैं। हालांकि इसका हमने डिटेल में भी डिस्कशन आपको करा चुके हैं। बात करें जैसे मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में गैस्ट्रिक लाइपेज कहाँ होता है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज का जो श्रवण होता है वो अमाशय में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर विकल्प नंबर यूज होगा। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो फेशियल हड्डियों की संख्या की बात करें तो 24 है। बात करें वहीं अगर बात करें खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? तो आपको देखने को मिलेगा 29 हड्डियाँ हैं। अगर बात करें रिब्स की बात करें तो रिब्स 12 जोड़ी या फिर 24 हैं। वहीं बात करें कार्पेल्स की बात करें तो 8 होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो कि होगा विकल्प नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अग्नाशय है। तो आई होप कि डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। हालांकि हम कुछ काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किए, कुछ जो कि लगता था कि ऑनलाइन फॉर्म में डिस्कशन करना ही ठीक है, तो हमने डिस्कशन किया। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ 50 क्वेश्चनों का ही डिस्कशन करते हैं। कल की जो वीडियो होगा वो कंप्लीट लगभग 50 क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।